मनु, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका द पीपल्स पे। Bronze medalists, Manu Bhaker. What a moment for the Indian team. Manu Bhaker, 22 years old, shooting such a massive sport in the country of India. तो शूटिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे है? स्कूल में एक स्पोर्ट था जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं थी। 8 साल पहले मतलब मेरे एरिया में तो कोई नहीं जानता था, ठीक है। तो अगर मनु बाकर शूटिंग में ना होती तो वो डॉक्टर होती। Why did you choose DAV कॉलेज चंडीगढ़? अमरिंदर मान सर की वजह से ही मैंने DAV कॉलेज ऑप्ट किया है। जब आप टोक्यो 2020 में खेल रहे थे और लीड कर रहे थे, अचानक से आपकी पिस्टल। Shooter Manu Bhaker's Swiss gun manufacturer Morine. काफ़ी सारी उम्मीदें थी। हारने के बाद जीतने वाला कोई बाजीगर कहता है। आज मनु एक सेलिब्रिटी है। यार मैं तो वही मनु हूँ अभी भी, ठीक है। मेरा तो वही सेम है। कर्म करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका द पल्स टॉक के इस स्पेशल एपिसोड में। और आज आपकी मुलाकात इस स्पेशल गेस्ट से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने किरदार से, अपने खेल से सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में नाम रोशन किया है और आज हर भारतीय को उन पे नाज है, उन पे गर्व है। स्वागत करते हैं भारत की बेटी, द ओलंपिक फेम मनु भाकर का। मनु, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका द पीपल्स पे। थैंक यू वेरी मच। मनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि आजकल मनु जिस हिसाब से बिजी चल रही है ना, और उस शेड्यूल में हमें टाइम देना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, कॉलेज में आना हुआ तो डेफिनेटली अपने कॉलेज वालों को टाइम नहीं दिया तो किसको दिया। और कैसे हो आप, कैसा चल रहा है? क्योंकि आजकल आप एग्जाम लिख रहे हो, थके थके रहते। मुझे ना उंगली पे छाला पड़ गया है। काफी पेनफुल होता है यार एग्जाम्स लिखना ना लंबे लंबे टाइम तक। तो अभी मैं वो फेस कर रही हूँ, बट अब तो बैंडेड लगा के करना पड़ रहा है। बट ठीक है, थोड़ा हेक्टिक है, टायरिंग हो जाता है, बट ये भी एक फेज है, सो एंजॉय करते हैं इसको भी। मनु, वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो आप और पढ़ाई को साथ साथ इतना अच्छा बैलेंस किया आपने। और अभी मैंने हाल ही में आपकी पोस्ट देखी थी जिसमें आपने पीयू का एग्जामिनेशन हॉल के आगे लिखा कि आई विल परस्यू माई मास्टर डिग्री। बट एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के साथ लोग तो मतलब ये होता है ना, +2 में या ग्रेजुएशन के बाद अगर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा मिल गया लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, बट आपने बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ। इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया फिर आपने? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एथलीट लाइफ में, मतलब किसी भी लाइफ में अगर आप बहुत एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो तो सिर्फ आप एक फोटे में एक चीज़ में अच्छा करके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे जो फेवरेट क्रिकेटर्स होते हैं उनका भी यही होता है, उनको बोलने का तरीका आता है, उनको लोगों से पेश आने का तरीका आता है, अपने आप को कैरी करने का तरीका आता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत मैटर करती हैं। एक लंबा करियर अगर आपको एज अ एथलीट चाहिए तो आई थिंक विद द स्पोर्ट ऑफ कोर्स, मतलब स्पोर्ट्स तो अच्छा करना ही चाहिए, मेहनती होना चाहिए और बहुत बड़े ड्रीम्स रखने चाहिए और उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। बट मेरा मानना पर्सनली ये है, मैं अपने लिए यही गोल रखती हूँ कि साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं जितना हो सके पढ़ाई भी कर लूँ, जितना हो सके बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर लूँ, जैसे पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे दिख रहा है। बिल्कुल मनु, बट ऐसा है ना कि आप तो शुरू से टॉपर रहे हो, स्कॉलर बच्चा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि स्कॉलर बच्चे को तो कहते हैं नहीं अब तो जो स्पोर्ट्स में टाइम खराब कर रहा है, या फिर स्पोर्ट्स में जाता है तो पढ़ाई खराब हो जाती है। बहुत अच्छे से बैलेंस किया आपने। तो शुरू में फिर कैसे था, फैमिली की सपोर्ट कैसी रही, या फिर आपने कोई ऐसा नहीं बोलता था, आपको आके बोल देता भी यार क्यों स्पोर्ट्स में टाइम खराब कर रही है अपना? एक्चुअली मेरी फैमिली में ना सारे प्रोफेसर्स और सारे इंजीनियर्स रहे हैं, और टिपिकल वही फैमिली है बिल्कुल, कि बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई सेंट्रिक वाले लोग। तो मुझे हालांकि ना मैंने एकदम से चॉइस नहीं चेंज की कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ बट मुझे अचानक से मुझे स्पोर्ट्स करना है। मैं दोनों साथ ही साथ करती आ रही थी। स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स पीरियड में काफ़ी मतलब एक्साइटेड रहती थी हमेशा, और कोई भी क्लास मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी तो मैं छोड़ के ग्राउंड पे भाग जाती थी। तो इस तरीके का ना बैलेंस हमेशा से नेचुरली ही रहा है। सब्जेक्ट्स हैं, जैसे देखो खुद से कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया था पढ़ाई में, बट मेरे कुछ टीचर्स रहे हैं जिनकी वजह से मुझे मन करता था कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छी बनूं। वो टीचर्स इतना इंस्पायर करते थे, इतना मोटिवेट करते थे, और
कहते हैं ना कि मतलब आपको एक पुश मिल जाता है और आपको एक ऐसे इंसान मिल जाते हैं ना जो आप में ट्रस्ट करते हैं, तो आप भी मेहनत करना चाहते हो। तो ऐसे मेरे एक साइंस वाले टीचर थे, गिरीश सर, उनसे मैं अभी भी टच में हूँ। तो उनकी वजह से मैंने साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था स्कूल में। तब मैं सोचती थी कि मैं IAS या फिर साइंटिस्ट या कुछ बनूंगी, बट हालांकि वो तो हर दूसरे दिन चेंज होता रहता था कि क्या बनना है क्या नहीं। बट आई थिंक अच्छे टीचर्स होना और वही बात है, फैकल्टी अच्छी हो आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, तो बहुत इजी हो जाता है और आपका भी मन करता है कि यार मुझे कॉलेज जाना है या फिर मुझे स्कूल जाना है। बट एक शूटिंग में कैसे इंटरेस्ट है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं शूटिंग, जैसे आप हरियाणा से रहते हो तो इतना ट्रेंडिंग गेम नहीं रहता लोगों में। अगर देखें तो बच्चे जो शुरू में होते हैं या क्रिकेट देख लेते हैं, फुटबॉल देखते हैं, बट शूटिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे है फिर? मैं भी देखो, गली में क्रिकेट तो हम सबने खेला है, मैंने भी खेला है, और बैडमिंटन भी हम सब खेलते ही हैं। बाकी उसके अलावा स्पोर्ट्स ना स्कूल में मैंने बहुत बहुत किए हैं, जैसे टेनिस हो गया, उसके अलावा अकेडमीज़ में जैसे कराटे हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, इंडियन मार्शल आर्ट्स, और बॉक्सिंग हो गया। तो ये मेरे कुछ फेवरेट स्पोर्ट्स रहे हैं। बट शूटिंग मेरे ख्याल से यही था, स्कूल में एक स्पोर्ट था जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं थी। 8 साल पहले, मतलब मेरे एरिया में तो कोई नहीं जानता था, ठीक है, बाकी आई डोंट नो, बट मेरे एरिया में कोई नहीं जानता था। और उस टाइम पे मैं एक क्लास बंक कर रही थी, तो एक दोस्त लेके गई हुई थी मुझे, अंजलि। तो अंजलि मुझे रेंज में लेके गई थी और तब मैंने थोड़ा सा कोच के कहने पे शुरू किया और मेरा पोटेंशियल उन्होंने देखा कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बॉडी का स्टैमिना बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं बाकी स्पोर्ट्स में थी, तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रखी थी। तो उन्होंने बोला कि आप ना 1 साल इसको दो। तो मैंने कहा कि मम्मी पापा को बोलो, मुझे क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने उनसे बात करी, फिर 1 साल मैंने दिया शूटिंग को, और 1 साल में ही मैं टीम में भी आ गई थी, इंडिया टीम में। और मेरा पहला इंटरनेशनल भी हो गया था लगभग 1.25 साल में, और मेडल्स भी आ गए थे। सो बट वही है कि जब सोचा ना कि शूटिंग करनी है, तो भी ऐसे कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है ना कि यार उसने वैसे बेटर किया है, मुझे अगली बार ना उससे बेटर करके जाना है, तो या फिर अगले मैच में उस लड़की से मुझे बेटर स्कोर मारना है। तो इस तरीके की भावना रहती थी हमेशा। मनु, अगर अभी की बात करें, जैसे अभी आप MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री कर रहे हैं, बट अगर मैंने थोड़ा, जैसे जितना पे पढ़ा मैंने, तो अगर मनु बाकर शूटिंग में ना होती तो वो डॉक्टर होती। हाँ, तो वो प्लान होता ना कि प्लान A मेरा शूटिंग है, प्लान B मेरा डॉक्टर हुआ, बट वो प्लान B में फिर आपने आर्ट्स की डिग्री क्यों चुनी, आप मेडिकल में क्यों नहीं गए? पता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने पूरे लास्ट मोमेंट तक पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी साइंस को मैनेज कर लूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबको मैनेज कर लूँ। हालांकि मैं मैथ्स में कभी भी अच्छी नहीं थी, मेरे बहुत ख़राब मार्क्स भी आते थे मैथ्स में। तो मैंने यही टैक्टिक ली थी कि मैं जो बोर्ड्स की क्लास होती है ना, तो उसमें क्या होता है, रिजल्ट हमारा ना पेपर में छपता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, तो हम का मतलब सब लोग बेइज्जती करेंगे, सब लोग क्लासमेट्स मजाक उड़ाएंगे। तो तब मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मेरे ना ट्यूशन लगवा दो आप। तो 10th और 12th में मेरे पास ट्यूशन थे मेजर सब्जेक्ट्स के, तो उसकी बदौलत मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। बट उसके अलावा ज़्यादा मैथ्स में अच्छी नहीं थी। सो आई थिंक यही था, मतलब इनिशियली तो डॉक्टर बनने का ही एम था, बट आर्ट्स में चेंज करना पड़ा बहुत ही लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस कवर ही नहीं हो रहा था। बिकॉज आई थिंक मैं 365 में से लगभग 30 दिन घर होती थी, मुश्किल से 30 दिन, क्योंकि उस टाइम पे कैंप्स, कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा बैक टू बैक चलते रहते थे, और मेरे कोच भी मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर फटीग इतना हो जाता है, आप इतना टायर्ड फील करते हो कि फिर नहीं हो पाता है। तो मैंने बहुत कोशिश की थी। फिर 11th के मेरे ख्याल अक्टूबर के आसपास जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट डाली, स्पेशल रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दो, आर्ट्स कर दो। तो उसका थोड़ा रिलीफ मिला कि आर्ट्स में थोड़ी कम पढ़ाई लगती है। दैट्स नाइस। मनु, आप लेडी श्री राम में भी गए दिल्ली में, फिर एकदम से चंडीगढ़ में शिफ्ट किया DAV कॉलेज। व्हाई यू चूज मतलब DAV कॉलेज चंडीगढ़? सी ऑनेस्टली DAV कॉलेज, आई वुड से मान सर, अमरिंदर मान सर की वजह से ही मैंने DAV कॉलेज ऑप्ट किया है। और मतलब उनको मैंने हमेशा शूटिंग में एज अ ऑफिशियल देखा है, और वो काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी सालों से मैं उनको देखते आ रही थी, और वो हमेशा उन्होंने मेरे को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। तो एक मतलब अपनेपन वाली फीलिंग सी हो जाती है, और उनके साथ ना काफ़ी लंबे टाइम से वो कनेक्शन हो गया था, और वो हर बार जब भी मिलते थे तो वो बताते थे कॉलेज के बारे में और ये सब। तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने मैं चंडीगढ़ भी चली जाऊंगी, और
ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ मैं मान सर की वजह से कॉलेज में आई हूँ। और मनु माना जाता है डीएवी कॉलेज की मिट्टी में कुछ है। हम लास्ट टाइम जोगरा सर से बात कर रहे थे, ही इवन सेड के जहाँ के ग्राउंड में ब्लेस्ड है, इतने ज़्यादा एथलीट्स, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन डीएवी कॉलेज ने दिया है ना। तो डीएवी कॉलेज ने कैसे आपको सपोर्ट किया, मतलब प्रॉपर? मेरे ख्याल से ना ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जब आपकी फैकल्टी और आपका एकेडमिक साइड वाला एरिया भी, रीजन भी बहुत सपोर्टिव हो, तो बहुत नेचुरली बहुत इजी हो जाता है कि आप आराम से मेंटल पीस पे होते हो, आप बिल्कुल फिजिकल पीस पे रहते हो, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं फील होता कि यार मेरे एग्जाम्स है, मिस हो गए ना तो बैक लग जाएगी या कुछ। तो स्पेशल चांसेस पे मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, जैसे अभी भी मेरे स्पेशल चांस पे यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स कराए हुए हैं। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अगर होना तो एथलीट्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि अब हमारे हाथ में नहीं होता कि हमारे मैचेस कब हो रहे हों या हमारे कैंप कब ऑर्गेनाइज हो रहे हों, और उनसे छुट्टी मिलनी बड़ी मुश्किल होती है और कॉम्पिटिशन्स आप छोड़ नहीं सकते हो। तो उस वजह से मेरे लिए पर्सनली कि मैंने ये चीज़ यहाँ रह के समझी है, कॉलेज में रह के समझी है कि जब वो फ्लेक्सिबिलिटी हो और उस तरीके का सपोर्ट हो पूरी फैकल्टी के द्वारा, और प्लस हमारा स्पोर्ट्स के डीन साहब जो हैं, मान सर, वो इतने अच्छे हैं, तो हमेशा ये कभी लोड फील ही नहीं होता है कि ये भी बैलेंस करना है, वो भी करना है। वो हेल्प करते रहते हैं हमेशा और गाइड करते रहते हैं हमेशा, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो या फिर वैसे मोटिवेट करना हो जनरल लाइफ में। तो मनु चलते हैं उसी मोड पे, जब आप टोक्यो 2020 में खेल रहे थे और लीड कर रहे थे, अचानक से आपकी पिस्टल वो हो जाती है। उसके बाद 2024 में एकदम से आप जब आप पोडियम पे मेडल जीत रहे हो भारत के लिए, तो दोनों के बीच में मनु बाकर अपने आप को कैसे देखती है, दोनों फेसेस के बीच में? सी ऑनेस्टली मैंने टोक्यो 2020 जाने से पहले ना, हालांकि वो 2021 में हुआ था कोविड की वजह से, उस टाइम पे मैं वर्ल्ड नंबर 2 चल रही थी और मेरा फॉर्म बहुत ही एक्सेप्शनल चल रहा था, बहुत ऑसम चल रहा था और उम्मीदें थी, काफ़ी सारी उम्मीदें थी। बट आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स थे उस टाइम पे जो मैं अब समझ पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ों की कमी थी, या फिर मैं इस तरीके से मैच्योर नहीं थी, या फिर उस चीज़ में ये कमी थी। तो मैं अब मतलब बीइंग इन दिस सिचुएशन मैं उसको बेटर समझ पा रही हूँ कि वो कमियाँ रही हैं या फिर वो इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई हूँ। और ऑफ कोर्स एक वो सेटबैक तो लगा था जो माल फंक्शन की थी पिस्टल। आई मीन वंस इन अ मिलियन केसेस होता है जो मैच के बीच में ही, वो भी ओलंपिक्स के मैच के बीच में ही पिस्टल का ख़राब होना। तो वो कहीं ना कहीं मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग हो गया था मेरे से, और मैं उस टाइम पे डील नहीं कर पाई थी उससे, मुझे डील करना अच्छे से नहीं आ रहा था उस सिचुएशन को। तो आई थिंक विद टाइम ही इंसान सब कुछ सीखता है, और जब हम एक लो फेज में चल रहे होते हैं ना, तब हमको लगता है यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है, या फिर ये कब ख़त्म होगा, मतलब इतना बुरा हो रहा है यार। तो आई थिंक उस फेज़ में हमें ये सब लगता है, बट बाद में जब हम उस फेज़ से निकल जाते हैं और हम वापस अपने ट्रैक पे ऊपर आ जाते हैं, तो तब हमें इम्पोर्टेंस भी पता लगती है, तब हमें रीजंस भी पता लगते हैं कि वो क्यों हुआ, चाहे हम कितने भी एफर्ट्स डालें। कई बार होता है कि आप लो फेज़ में जाते हो, बट आई थिंक उससे बाहर आके जीतना ही सबसे बड़ी सक्सेस होती है, क्यों कहते हैं ना कि हारने के बाद जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। That's very nice. आप इतनी पर्सनालिटी से मिले जीतने के बाद, प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, अमिताभ बच्चन जैसे पर्सनालिटी से आप मिले, आज मन्नू एक सेलिब्रिटी है, और एक मन्नू वो थी जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकली थी। यार मैं तो वही मन्नू हूँ अभी भी, ठीक है। तो मैं वही पूछ रहा था कि कैसा डिफरेंस होता है, मतलब फील करते हो ऐसा कोई डिफरेंस अपने आप में? नहीं, देखो ऐसा मुझे तो कोई डिफरेंस ऐसे फील नहीं होता है, बिकॉज मेरा ये गोल रहा है ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करना और इंडिया के लिए मेडल जीतना लगभग 4-5 साल से, और उसके साथ में इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो चुकी हूँ कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि यार कुछ डिफरेंट ही हो गया है, कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, कुछ पैरेलल हो गया है यूनिवर्स से, तो ऐसा नहीं लगता है। बट ऑफ कोर्स मतलब ये तो है ही कि यार यहाँ पे भी ना आप एक एक अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस और लोगों का सपोर्ट, इनके बाद ही तो पहुँच पाते हो। तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है ये सक्सेस, और बहुत लोगों के लिए मायने रखती है ये सक्सेस। और आई थिंक मेरे लिए चीज़ें नहीं बदली हैं, लोगों का नज़रिया, बहुत लोगों का नज़रिया बदल गया है, बट आई थिंक मेरा तो वही सेम है। एक ना मेरे ध्यान में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, मतलब जब भी हम देखते हैं, जब पॉइंट्स टैली देखते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जैसे अगर मैं हाल ही में बात करूं भारत के वुमेन्स का बिशप कप हुआ T20, या फिर हम ओलंपिक्स की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे देशों का डोमिनेंस रहता है वहाँ पे, भारत के मेडल आते हैं पर कहीं ना कहीं हम डोमिनेट नहीं कर पाते।
आई थिंक देखो ऑनेस्टली, अगर हम हमारा फोकस सिर्फ यही सेंट्रिक रहे ना कि कुछ भी हो, अगर हम अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दे कि अच्छा, मतलब अच्छा करने के अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं दे, तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी ही होगी। और वही बात है, वो लोग अपने आप को वो लिबर्टी ही नहीं देते हैं कि अच्छा नहीं करना, या फिर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। आई थिंक वो उस तरीके की जो अप्रोच है ना, वो बहुत ही अटैक मोड वाली अप्रोच, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देती है कि नहीं, मुझे अच्छा ही करना है। और दूसरी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें आई थिंक बेसिक जो ग्रास रूट लेवल पे वो कंट्रीज हमसे बेटर कर पा रहे हैं, जो बाकी आई थिंक फिजिकल फिटनेस वगैरह में भी हमसे बेटर कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं जो हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई थिंक बहुत जल्दी हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और आई थिंक कंट्रीज़ लाइक चाइना या फिर यूएसए, जो भी ये कंट्रीज़ हो गए, ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ही ग्रास रूट लेवल। अगर ग्रास रूट लेवल की बात कर रही हूँ मैं, तो मतलब 12, 13, 14 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 4, 5, 6 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ। तो वहीं से वो पिक करना शुरू कर देते हैं, वो डीएनए से भी चेक करना, डीएनए प्रोफाइलिंग भी करने लगते हैं कि ये बच्चा मतलब किस तरीके से अच्छा होगा, कि मेंटली ये बहुत बहुत स्मार्ट होगा या फिर फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा। तो उस तरीके की चीज़ें भी वो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, और हम भी उस में ढल रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा। तो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप देश की स्पोर्ट्स पॉलिसी को चेंज करना चाहो तो हाँ, ये चेंज हो जाए तो हाँ, इस चीज़ को हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं स्पोर्ट्स में? आई थिंक मैं कोचेस वाला फैक्टर एक चेंज करना चाहूँगी। जो मतलब कोचेस का सिलेक्शन जिस बेसिस पे होता है, वो थोड़ा चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी थी जो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी। बट ऑफ कोर्स हमारी अप्रोच हमेशा डेवलपमेंट की तरफ रहती है, बट कहीं ना कहीं हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझ नहीं पाए। तो आई थिंक एक तो मेजर फैक्टर कोचिंग की जो प्रोसेस है और जिस तरीके से सिलेक्शन होता है और वो सब, आई थिंक मैं उस पर थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ है बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर बच्चों का सिलेक्शन करना और उनको अकेडमीज़ में डालना। कहीं ना कहीं ये एज एन एथलीट बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट रहेगा। पर कहीं ना कहीं मनु, सोशल मीडिया का फ़र्क पड़ गया इसमें, क्योंकि अब आजकल देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो हम गलियों में खेलते थे क्रिकेट, या 4 दोस्त इकट्ठे होते थे, मज़ा आता था कि कुछ खेलेंगे। पर आजकल तो 4 दोस्त भी मिल रहे हैं, वो भी फ़ोनों में लगे हुए हैं, फिर वही स्नैपचैट का ज़माना आ गया। तो इस चीज़ ने चेंज कर दिया कहीं ना कहीं ज़माना को। कहाँ एग्ज़ाम देने के बाद गली में, मेरे को याद है मैं जब एग्ज़ाम देता था, साथ के साथ मेरे को पता है अभी गली में क्रिकेट खेलनी है। बट आजकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। आजकल तो बच्चे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लाइक्स करवाने हैं, रील्स का ज़माना आ गया। तो इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है। देखो पता है, मुझे लगता है कहीं ना ये मतलब ये डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो काफ़ी बार लोग बोलते हैं ना कि यार रिलेशनशिप्स में आना डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर कहीं बाहर जाना डिस्ट्रैक्शन होता है, पार्टीज़ में जाना डिस्ट्रैक्शन होता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेजर डिस्ट्रैक्शन जो आज के टाइम पे हमारे देश में है, और आई थिंक बहुत सारी जगह है, बट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो यही है सोशल मीडिया या फिर फ़ोन पे अपना टाइम ज़ाया करना। बिकॉज उससे ना सिर्फ आप अपने आप को फिजिकली बहुत लिमिट कर रहे हो, बट अपने आप को मेंटली भी बहुत ज़्यादा लिमिट कर रहे हो। बिकॉज आई थिंक ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल ऑर्गन, और अगर उसको जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करोगे उतना ही वो एक्सपैंड होता जाएगा, और उतना ही उसका जो कहते हैं ना, उसका फंक्शनिंग उसका इम्प्रूव होता जाएगा और बेटर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वो हमारा कॉग्निटिव जो एलिमेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और ये बहुत बच्चे मतलब समझ नहीं पाते हैं, बहुत अर्ली एज में समझ नहीं पाते हैं, और उसके बाद उनको उसकी आदत लग जाती है। तो आई थिंक मैं अपने रूटीन्स में यूजुअली यही करती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगे, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे किसी भी चीज़ की आदत नहीं है। तो आप मुझे बोलोगे ना कि ये छोड़ दे, मैं 2-3 दिन में कुछ भी छोड़ सकती हूँ, कुछ भी अडेप्ट कर सकती हूँ। तो आई थिंक बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है ह्यूमन माइंड अगर आप उसको ट्रेन करोगे तो। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये होती है, और ऑनेस्टली इससे कुछ भी गेन नहीं होता है। कुछ सब्सटैंशियल गेन्स होते हैं जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग इसके पीछे इसीलिए पड़ते हैं, फॉलोअर्स हो गए या फिर लाइक्स हो गए, इसके पीछे इसलिए पड़ते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंसेस वाला उनको चीज़ चाहिए है, बिकॉज ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए है, या फिर विद इंक्रीजिंग
पॉपुलेशन हमको इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के वो नहीं मिल रहे हैं, एरियाज़ नहीं मिल रहे हैं, और इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चाहे आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देख लो, मतलब चाहे कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स देख लो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे फिर स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी हो गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक ईजी वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी वे आउट, बट स्टिल आई थिंक आपको अगर करना है तो भी आप एक लिमिट बना के रखो। जैसे हमारे लिए होता था ना कि घर में मम्मी ने टाइम दे रखा था कि 30 मिनट्स आपकी लिमिट है टीवी की, दैट्स ऑल इन अ डे। सो चलो 30 मिनट्स नहीं तो भी 1 घंटा लिमिट रख लो, बट उससे ज़्यादा ना आई थिंक इट विल इफेक्ट योर कॉग्निटिव एफिशिएंसी ऑल्सो अ लॉट। आपका ब्रेन का फंक्शनिंग और ये सब बहुत लिमिट हो जाएगा, एंड प्लस आपकी फिजिकली भी आप अपने आप को बहुत लिमिट कर दोगे। सो जस्ट स्टेप आउट ऑफ इट, कुछ नहीं रखा है उसमें। और दैट्स रियली इंस्पायरिंग, बट कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना भी इतना भी जो थोड़ा एक लिमिट में चलाना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट में पता चलाएंगे। है सबसे कूल चीज क्या होती है? फोन्स एंड ऑल ये कूल नहीं होता। सबसे कूल चीज होती है कि आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो। जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो ना तो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। आई थिंक सबसे कूल चीज मुझे वही लगती है कि आप सक्सेसफुल हो, आप सेल्फ मेड हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आई थिंक एजुकेशन एक फैक्टर है जो उसमें हेल्प करता है, और मैं भी पर्सनली वही प्रेफर करती हूँ कि मैं हो सके जितना हो सके अपने आप को थोड़ा चीज़ें मतलब सिखाती रहूँ, अलग अलग चीज़ें सिखाती रहूँ। एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, एजुकेशन होता है अपने आप को एजुकेट करना अलग अलग फैक्टर्स में, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, चाहे वो इनफैक्ट आपकी खुद की हेल्थ हो। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को अंडरमाइन कर देते हैं, हम इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग। मनु, बीच में एक ऐसा फेज आता है जब मनु बहुत डिप्रेस हो जाती है, तो श्री मद्भगवत गीता से बहुत कनेक्टेड होते हैं वो, तब आप उस फेज में, तो कैसे उस फेज में आप मद्भगवत गीता से एकदम से इंस्पायर होना, तो कोई ऐसा कोई आपको याद हो, कोई ऐसा कोट हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए उस टाइम पे? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में ना बहुत सारी ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम एक्चुअली अडेप्ट करने की कोशिश करें ना, तो वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना और लाइफ में आगे बढ़ना सिखा देते हैं। और उनमें से एक बहुत ही मेजर और बहुत ही सिग्निफिकेंट, जो आई थिंक हम सब लोग बहुत फेमिलियर हैं उससे, इस भगवत गीता फॉर मी। और आई थिंक मैं लगभग हर रोज़ मैचेस के टाइम पे, मैचेस से कुछ 4-5 महीने पहले से ही मैं उसके श्लोक और अलग अलग वर्सेस पढ़ रही थी, और हर रोज़ 1-2 ऐसे। सबसे ज़्यादा जो मुझे उस टाइम पे भी याद रहता है, जो जब मैं शूट कर रही हूँ या जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, जब मुझे इतना ज़्यादा लग रहा है कि गिव अप करने वाला फील हो रहा है, तो आई थिंक तब मैं अपने आप को बस यही बोलती हूँ कि अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिजल्ट के बारे में सोच के इतना ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर बना लेते हैं कि हम उस टाइम पे प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जर्नी पे ध्यान दो, डेस्टिनेशन अपने आप आपके पास आती रहेगी। जितनी ज़्यादा आप जर्नी को एंजॉय करते जाओगे, उतनी ही आपके डेस्टिनेशन में जाने में मज़ा आएगा। तो आई थिंक वही बात है, आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो और आउटकम अपने आप अच्छा होगा अगर आप पूरा इनपुट दोगे जर्नी पे। बिल्कुल, रास्तों पे चलते जाओ, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। हाँ, मतलब आप अपना एक गोल सेट कर लो। अगर गोल सेट नहीं भी है ना, जैसे मेरा भी लास्ट ईयर ही मैंने डिसाइड किया कि चलो दिस इज इट फॉर मी, शूटिंग इज इट फॉर मी, बट बहुत टाइम लग जाता है काफ़ी बार अपना गोल डिसाइड करने में, चाहे कोई भी अलग अलग फील्ड हो। तो आई थिंक उस टाइम पे भी आप ना बस 2-3 चीज़ें रोज़ में टिक करते रहो कि मैंने आज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, अपने फाइनेंसेस को मतलब फ्यूचर में फाइनेंस सिक्योर करना, कितना उसमें कितनी चीज़ें मैंने ठीक की हैं। तो आई थिंक रोज़ 1-2 छोटे छोटे गोल्स रखो अपने लिए, तो भी आपको बहुत जल्दी आप रियलाइज़ कर जाओगे और आप राइट ट्रैक पे चलोगे। मनु, इन सवालों से हटके ना एक और चीज़ मेरे ध्यान में, मनु बकरू को गुस्सा आता है कभी? क्योंकि इतना काम और इतना पेशेंस जितना मैंने आप में देखा ना, मैंने और किसी स्पोर्ट्स पर्सन में इतना नहीं देखा। नहीं, गुस्सा डेफिनेटली आता है, बहुत आता है, बट सी ऑन कैमरा आई एम वेरी फेमिलियर कि कैमरा ना बिल्कुल आपके मुंह पे तब जूम करता है जब आप कुछ ना कुछ कह रहे होते हो। तो आई डोंट से एनीथिंग एट ऑल, चाहे वो कर्स वर्ड्स हो या कुछ भी हो, बट ऑफ कोर्स गुस्सा आता है। बट सबको ना चैनल करने की
चीज़ सीखनी चाहिए। चाहे अगर आप इमोशनल हो, आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत इमोशनल हो, तो हर एक चीज़ को ना, इमोशन को चैनल करना अच्छे से आना चाहिए। और आई थिंक आप ये ऐसे नहीं सीख लोगे कि एक रात में सोए और सुबह एकदम से अचानक से सीख लिया। आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये सब चीज़ें सिखाते हैं। एक्सपीरियंस होता है सबसे मेजर फैक्टर होता है। फिर जब लो फेज़ में आप चल रहे होते हो, आपके करियर के लो फेज़ में, आप इमोशनली लो फेज़ में चल रहे हो, वो आपको बहुत पेशेंस सिखाता है। फिर आई थिंक अलग अलग सिचुएशन से डील करना, अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को बनाए रखना इवन दो लड़ाई हो रखी है, वो सारी चीज़ें भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं आपको स्टेबल होने में आपके इमोशंस के साथ। तो पेशेंस आई थिंक बहुत लंबा टाइम लगा मुझे। मैं शुरू में बहुत इम्पल्सिव नेचर की हुआ करती थी और गुस्सा भी बहुत आता था, बहुत चीज़ें तोड़ती फोड़ती थी। तो काफ़ी टाइम लगा था, बट ऑफ कोर्स अभी धीरे धीरे कोशिश की कि नहीं, अभी गुस्सा आएगा ना तो मैं ये चीज़ करूँगी। या फिर एक छोटा सा मैंने गर्दन पे टैटू कराया हुआ है स्टिल आई राइज का। तो जब भी मुझे लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, मैं बस अपनी कोशिश करती जाऊँगी, अपने तरफ से पूरा बेस्ट दूंगी, चाहे मुझे सक्सेस मिले चाहे नहीं। बहुत बड़ी बात है। और मनु, कैसे अपलिफ्ट करते हो फिर मूड को? सॉन्ग सुनते हो? देखो, मूड अपलिफ्ट करना, देखो कभी कभी तो हमें उस इमोशन को फेस भी कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, कभी क्राई इट आउट, या फिर मतलब रो लो, एक बार रो के निकाल लो उसको। तो कभी कभी हमें अपने आप को वो स्पेस देना चाहिए, वो लिबर्टी देनी चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर हमें इमोशन फील हो रहा है तो हमें फील कर लेना चाहिए। अगर उसको बार बार करते जाओ, नेग्लेक्ट करते जाओगे, तो आई थिंक वो बड़ा ही हो जाएगा। सो कभी कभी एड्रेस करना भी चाहिए। तो मैनेज यही है, म्यूज़िक मेरा एक बहुत ही मेजर फैक्टर रहता है। मैं म्यूज़िक पे बहुत रिलाई करती हूँ और मैं सब म्यूज़िक सुनती हूँ। पंजाबी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, हरियाणवी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, कुछ भी। इनफैक्ट मैं साउथ इंडियन म्यूज़िक, तमिल एंड ऑल, ये भी सुनती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट एसेंस ऑफ इट। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप उसको मैनेज करना सीख सकते हो। आपके स्ट्रेस को, आपके एंजाइटी को, आपके इमोशंस को, सबको आप करना सीख सकते हो टाइम। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ओके, तो मनु, अब बात करते हैं, जब आप पेरिस गए थे तो सुनने में आया था वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, तो गुस्सा तो वहाँ पे भी आया होगा भी क्या खाना मिल रहा है। तो उसको कैसे मैनेज करा फिर? ऑनेस्टली गुस्सा मुझे आता था कभी कभार, 2-3 दिन में एक बार। पर आई एम अ हार्डकोर वेजिटेरियन, जैसे कहते हैं ना, आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। तो वैसे ही मैं हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। मैं वेजिटेरियन में कुछ भी खा सकती हूँ, लिटरली मैं कुछ भी खा सकती हूँ। और बाहर तो इसका एक मेजर फैक्टर, मतलब बेनिफिट मुझे ये होता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि ये मेरे लिए हेल्दी चीज़ें हैं, इनमें से मेरे पास ये ऑप्शंस हैं और मैं वो कुछ भी खा सकती हूँ। तो मुझे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। बट कभी कभी सेम खाना खा खा के थक ज़रूर जाते हैं, तो वो हुआ था। बट बॉइल्ड वेजिटेबल्स हों चाहे कुछ भी हो, आई एम वेरी गुड विद फूड। अच्छा है कि मनु, जहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग में कहा था ना, आप एडजस्ट कर लेते हो, आप फ्लेक्सिबल हो, तो वो बातें अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। हाँ, नहीं, एडजस्टिंग होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सिचुएशंस में एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मनु, अभी ना मेरे पास एक रैपिड फायर राउंड है, बिल्कुल वन वर्ड आंसर है, बिल्कुल चंडीगढ़ को लेके थोड़े क्वेश्चन है उसमें। अच्छा। तो आई वांट टू नो के मनु का फेवरेट स्पॉट कौन सा है चंडीगढ़ में? आई थिंक कॉलेज कैंपस, पीयू का कैंपस और डीएवी का कैंपस। और फेवरेट ईटिंग स्पॉट कोई हो, चाहे छोटा मोटा हो, जहाँ पे Eating जाके spot? आपको लगता भी हाँ ये चीज़ तो जरूर करनी है। ईटिंग स्पॉट ऐसे नहीं है, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी जाओ ना, मुझे वो स्पेशल लगता है, बिकॉज बहुत कम टाइम मिलता है मुझे जाने का। दैट्स नाइस। पीयू और डीएवी के लिए कोई एक वर्ड? हैप्पीनेस। दैट्स नाइस। और चंडीगढ़ के लिए? चंडीगढ़ के लिए हरियाली। दैट्स अ मस्ट। और दिल्ली से जब आप आते हो चंडीगढ़ में तो ये स्पेशली आपको मिलता फ्रेश हवा। बिल्कुल। और मनु, एक चीज जो आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप फॉरेन में जाते हो, चाहे आप इंडिया के किसी और सिटी में हो, तो आप चंडीगढ़ को, वो चीज आप जरूर मिस करते हो चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के आई थिंक जिस तरीके से इतना ऑर्गेनाइज्ड है ना, चाहे ट्रैफिक के उसमें कह लो, चाहे मतलब हाउसिंग का कह लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको पता है कि आपको, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो उस सेक्टर के मार्केट में मिलेगी, या फिर अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो वो वहाँ मिलेगी, या फिर ये वाला सेक्टर इस तरीके का है, ये वाला सेक्टर से, आई थिंक वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है।
और चंडीगढ़ की पूरी मैपिंग एंड ऑल बहुत सिंक्रोनाइज है। प्लस सुखना लेक इतनी मतलब अच्छी लगती है, मॉर्निंग रन्स के लिए चले जाओ, इवनिंग वॉक्स के लिए चले जाओ, तो आई थिंक काफ़ी सुंदर है चंडीगढ़। और कहीं से भी आते हो चंडीगढ़ में, सबसे पहले आके कहाँ जाते हो आप? कहाँ लगता है अभी सबसे पहले तुम्हें घुमा जाना है? मैं ना चंडीगढ़ में मेरा पर्पस कॉलेज में आना ही होता है यूजुअली, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर होते हैं तो भी वो कॉलेज के ही कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के। तो मैं कॉलेज में ही आती हूँ, डीएवी में या फिर पीयू कैंपस में। दैट्स नाइस। और मनु, जाते जाते हम आपसे एक लास्ट मैसेज हमारे यूथ के लिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, ताकि कुछ कर दिखाने का जज्बा जो मन्नू ने दिखाया है, ताकि थोड़ा सा यूथ हमारा उससे इंस्पायर हो सके? मैं ये मानती हूँ, मैं बस शेयर कर सकती हूँ, बाकी लोगों के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको लाइफ में अडाप्ट करना चाहेंगे। मैं बस यही बोलूँगी कि हमें एक ही लाइफ मिलती है, कहते हैं ना योलो, यू ओनली लिव वंस। तो उस एक ही लाइफ में ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो लाइफ में जो आपको, आपके पेरेंट्स को उस पर प्राउड फील हो, आपको अपनी लाइफ के ऊपर प्राउड फील हो कि यार मैंने यहाँ से शुरू किया था और मैं आज वहाँ पहुँच चुका हूँ। स्काई इज़ द लिमिट। तो यही फैक्टर्स हैं आई थिंक। हमें जो एक लाइफ मिली है ना, उसमें ही हम, ह्यूमन ब्रेन कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, हमारी बॉडी इतनी पावरफुल होती है, तो हम उसका मैक्सिमम यूज़ क्यों नहीं करें। टेक्नोलॉजी और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, बट आई थिंक वो चीज़ें जो हमें फैमिली से साथ में कनेक्ट करती हैं, हमारे फ्रेंड्स से कनेक्ट करती हैं, जो वो टाइम है जब हम क्रिकेट ग्राउंड्स में साथ जाते थे, दोस्तों के साथ खेलने के लिए, फुटबॉल साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, गलियों में बस ऐसी गेड़ियाँ मारते थे। आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ को जो बहुत ब्यूटीफुल बनाती हैं। बाकी मैं यही कहूँगी कि एक लाइफ मिली है, उसमें कुछ प्रोडक्टिव करो, और ऐसा करो कि लोग आपका नाम हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें, और आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जानें। Thank you, Manu, for your valuable time with us. We hope and wish you all the very best for your upcoming career. Thank you. So this was Manu Bakkar with us. So जल्दी हाजिर होंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक दो इजाजत। आप देखते रहिए द पल्स टॉक एंड पीपल्स।